हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्पाधिकार के प्रतिष्ठित मॉडल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत आपको कुर्नो, बर्ट्रैंड और एजवर्थ के मॉडल पढ़ने हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कुर्नो ने ढोपुली का एक निश्चित हल दिया था। ये जो है कब हुआ था? 1838 में। ओलिगोपोली आपको मैं पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओलिगोपोली बाजार का ऐसा संगठन होता है जिसमें दो या दो से अधिक कुछ ही फर्में होती हैं जो अपने पदार्थ का विक्रय करती हैं। तो बहुत पहले 1838 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कुर्नो ने द्वयाधिकार, डुओपोली या द्वयाधिकार का निश्चित हल दिया था। द्वयाधिकार क्या होता है? डुओपोली जिसमें सिर्फ दो फर्में होती हैं। इन्होंने दो फर्मों ए और बी द्वारा झरने से पानी निकालने का उदाहरण दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ मान्यताओं के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। इसके पहले हमें यह समझना होगा कि जो परंपरावादी मॉडल हैं उनमें समान बात क्या है। ये जो तीन परंपरावादी मॉडल आपको पढ़ने हैं, इन तीनों में यह माना जाता है और उत्पादन संबंधी नीति का निर्धारण करते समय अल्पाधिकारी यह विश्वास करता है कि वह चाहे कीमत और उत्पादन में कुछ भी परिवर्तन करे, परंतु उसके प्रतिद्वंदी अपनी कीमत और उत्पादन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको जीरो कंजेक्चुरल वेरिएशन या शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता का नाम दिया गया है। अर्थात प्रत्येक अल्पाधिकारी यह सोचता है कि उसके परिवर्तनों के कारण प्रतिद्वंदी के उत्पादन कीमत अथवा अन्य किसी भी चर में परिवर्तन शून्य होगा। तो ये जो जीरो कंजेक्चुरल वेरिएशन या शून्य कल्पित परिकल्पना है, इस परिकल्पना के कारण इन्होंने परंपरावादी मॉडलों ने परस्पर निर्भरता के तत्व की उपेक्षा की। कुर्नो मॉडल में अल्पाधिकारी अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को वर्तमान स्तर पर स्थिर मान लेता है और फिर अपने उत्पादन में कुछ परिवर्तन करने की सोचता है। दूसरी ओर बर्ट्रैंड और एजवर्थ ने अपने मॉडलों में यह मान लिया कि अल्पाधिकारी अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को वर्तमान स्तर पर स्थिर मान लेता है। तो तीनों मॉडल में क्या अंतर है? कुर्नो में उत्पादन को स्थिर माना जाता है, जबकि बर्ट्रैंड और एजवर्थ के मॉडल में ये जो प्रतिद्वंदी की कीमत को वर्तमान स्तर पर स्थिर मान लिया जाता है। अब हम कुर्नो के द्वयाधिकारी मॉडल की बात करेंगे। उन्होंने क्या मान्यता की कि दोनों विक्रेता परस्पर स्वतंत्र होते हैं। दोनों विक्रेता एक समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे खनिज या जल आदि। समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली ओलिगोपोली को क्या कहते हैं? प्योर ओलिगोपोली या विशुद्ध अल्पाधिकार। वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जा सकता, अर्थात उत्पादन पूर्ण रूप से विक्रय हो जाना चाहिए। क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उत्पादन लागत शून्य होती है और नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रोक होती है। तो ये जो है हम इसको आगे समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो इस चित्र में देखिए, हम यह मान लेते हैं कि ये दोनों उत्पादक जिस मांग वक्र का सामना कर रहे हैं वह एमडी है। एमडी रेखा, ये जो ये वाली है, ये वाली एमडी रेखा उसका जो है मांग वक्र है और ओएन बराबर एनडी, ओएन बराबर एनडी, ये जो बराबर बराबर ये उत्पादन कर रहा है और प्रत्येक खनिज झरने का अधिकतम दैनिक उत्पादन है। दोनों झरने का दैनिक उत्पादन ओएन प्लस एनडी बराबर ओडी है। ये उन दोनों झरनों का पूरा क्यूमुलेटिव जो दैनिक उत्पादन है। इस रेखाकृति से यह स्पष्ट है कि जब दोनों झरनों के दैनिक उत्पादन ओएन को बाजार में बेचने के लिए रखा जाता है तो कीमत शून्य होगी और इस पर और बाजार में यदि पूर्ण प्रतियोगिता होती तो दीर्घकालीन संतुलन कीमत शून्य होती है और वास्तविक उत्पादन ओएन के बराबर होता, क्योंकि उत्पादन लागत को शून्य मान लेने पे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत भी शून्य होगी। अब दोनों में से एक उत्पादक एकाधिकारी के रूप में उत्पादन प्रारंभ करता है और प्रतिदिन ओएन मात्रा का उत्पादन करेगा जो उसका अधिकतम दैनिक उत्पादन है। ओएन उत्पादन पर उसके लाभ अधिकतम होंगे जो ओपी के एन के बराबर होंगे। ये वाला पोर्शन इसके बराबर होंगे। लागत शून्य होने के कारण उसकी समस्त आय ओपी के एन लाभ के समान होगी। उत्पादक कीमत ओपी निर्धारित करेगा
वह चाहे जितनी भी मात्रा का उत्पादन करे, पुराने उत्पादक की उत्पादन मात्रा इससे प्रभावित नहीं होगी। इस मान्यता और विश्वास के आधार पर नया उत्पादक जो अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है वह यह है कि केडी को अपना मांग वक्र मान ले, और इस मांग वक्र केडी होने की दशा में नया उत्पादक NH बराबर हाफ ND का उत्पादन करेगा। इस समय कुल उत्पादन ON प्लस NH इज इक्वल टू OH होगा और कीमत गिरकर OP डैश या HL प्रति इकाई हो जाएगी। दोनों उत्पादकों को OP डैश LH कुल लाभ प्राप्त होगा जो OP के N से कम है। कुल लाभ OP डैश LH में से पहले उत्पादक के लाभ OP डैश GN होंगे और दूसरे उत्पादक के लाभ NGLH। अब क्योंकि दूसरे उत्पादक द्वारा NH उत्पादन करने के कारण पहले उत्पादक के लाभ OP के N से घटकर OP डैश GN रह गए हैं, इसलिए यह जो पहला उत्पादक है वह स्थिति पर पुनः विचार करेगा और किंतु यह मान लेगा कि दूसरा उत्पादक NH मात्रा का उत्पादन करता रहेगा और दूसरे उत्पादक द्वारा NH मात्रा का उत्पादन करने की स्थिति में पहला उत्पादक जिस सर्वोत्तम मात्रा का उत्पादन कर सकता है वह है हाफ OD माइनस NH, अर्थात वह अपने उत्पादन को कम कर देगा। अब चूंकि दूसरा उत्पादक पहले उत्पादक द्वारा उत्पादन को घटा देने की क्रिया से चकित हो गया है और वह देखता है कि उसके लाभ पहले उत्पादक के लाभों से कम है, इसलिए वह संपूर्ण स्थिति पर पुनः विचार करेगा और यह विचार करते हुए कि पहला उत्पादक वस्तु की अपनी नई मात्रा का उत्पादन करता रहेगा, दूसरा उत्पादक यह देखेगा कि हाफ OD अर्थात पहले उत्पादक की नई उत्पादन मात्रा का उत्पादन करने पे उसके लाभ अधिकतम हो जाते हैं। दूसरा उत्पादक इस प्रकार अपने उत्पादन को बढ़ा देगा और पहले उत्पादक की इस क्रिया से दूसरे के लाभ घट जाएंगे और पहला उत्पादक अपनी स्थिति पर फिर से विचार करेगा और यह देखेगा कि वह हाफ OD के बराबर उत्पादन करके अपने लाभों को बढ़ा सकता है। उत्पादन मात्रा का यह परिवर्तन और पुनः परिवर्तन करने की यह क्रिया चलती रहेगी और पहला उत्पादक धीमे धीमे अपना उत्पादन कम करता रहेगा जबकि दूसरा उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाता रहेगा। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कुल उत्पादन OT नहीं हो जाता और OT बराबर 2/3 OD और दोनों का उत्पादन एक समान नहीं हो जाता। इस अंतिम स्थिति में पहला उत्पादक OC मात्रा का उत्पादन करेगा और दूसरा CT मात्रा का, जबकि OC बराबर CT। परिवर्तन और पुनः परिवर्तन करने की इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक उत्पादक यह सोच लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी अपने उत्पादन को वर्तमान स्तर पर बनाए रखेगा और उसमें परिवर्तन नहीं करेगा और फिर हमेशा हाफ OD माइनस अन्य उत्पादक का वर्तमान उत्पादन के बराबर मात्रा का उत्पादन करके अपने लाभों को अधिकतम करेगा। पूर्णों के द्विआधारी मॉडल के अंतर्गत यह देखा हमने कि जब एक उत्पादक अपनी उत्पादन मात्रा निश्चित करते हुए यह मान लेता है कि वह चाहे जो भी उत्पादन निश्चित करे उसकी प्रतिद्वंदी फर्म अपनी उत्पादन मात्रा को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखेगी। यह मान्यता गलत है और विवेकशील नहीं है। विवेकशील व्यवहार के अनुसार एक द्विआधारी तुरंत अपनी परस्पर निर्भरता को समझे और उसके अनुरूप व्यवहार करे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुर्नों के विश्लेषण में वह ऐसा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त एक उत्पादक द्वारा अपना उत्पादन संबंधी निर्णय लेते समय कुर्नों यह मान लेते हैं कि वह अपने प्रतिद्वंदी द्वारा प्रतिक्रिया को ध्यान में नहीं रखेगा। अल्पाधिकार के अंतर्गत उत्पादकों में परस्पर निर्भरता की उपेक्षा करना है, तो इसलिए यह इस मॉडल की आलोचना की जाती है और जोसेफ बर्ट्रैंड ने कुर्नों के मॉडल की आलोचना करते हुए बताया कि द्वैधाधिकारी फर्म अपने प्रतियोगी फर्म की पूर्ति को स्थिर मानती है और जबकि बर्ट्रैंड ने यह बताया कि प्रत्येक विक्रेता फर्म अपनी प्रतियोगी फर्म की कीमत को स्थिर मानती है। बर्ट्रैंड ने अपने मॉडल की व्याख्या करते हुए यह बताया कि फर्में प्रारंभ में एकाधिकारी की तरह अपना उत्पादन बेचती है और ऊंची कीमत वसूल करती है, जबकि दूसरी बी फर्म यह मानकर चलती है कि कीमत और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यहाँ पर भी शून्य कल्पित परिकल्पना की कल्पना की गई है और बर्ट्रैंड के मॉडल में उत्पादक अपनी कीमतों को परिवर्तित करते हैं और अपने उत्पादन मात्रा में परिवर्तन नहीं करते हैं।
बर्ट्रेंड के मॉडल में उत्पादक के लिए अपने पदार्थ की बाजार मांग की ठीक जानकारी रखना जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि बाजार मांग के संबंध में वह समरूप विचार रखे। प्रत्येक उत्पादक के लिए केवल यही जानना काफी है कि वह कीमतों में कटौतियां करके संपूर्ण बाजार पे कब्जा कर सकता है। बर्ट्रेंड मॉडल की अन्य मान्यताएं वही हैं जो कूर्नो के मॉडल की हैं, यद्यपि उनके भावार्थ भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार बर्ट्रेंड के मॉडल में दो उत्पादकों द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे पदार्थ पूर्ण रूप से समान होते हैं और किसी भी रूप में विभेदीकृत नहीं। और इसकी आलोचना यह की जाती है कि यह एक स्थैतिक मॉडल है जो दोषपूर्ण है, क्योंकि फर्मों के द्वारा कीमतों में परिवर्तन के अंतर्गत समय अवधि की व्याख्या नहीं की गई है। उत्पादन लागत को शून्य मानना व्यवहारिक है, इसलिए कोई भी फर्म अपनी वस्तु को शून्य कीमत पर बेचने को तैयार नहीं होती। इस मॉडल में बंद मॉडल की मान्यता स्वीकार की गई है, जिसमें कि बाहरी फर्मों का प्रवेश नहीं होता। यह मान्यता दोषपूर्ण है क्योंकि बाहरी फर्मों के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। एजवर्थ ने कूर्नो और बर्ट्रेंड के मॉडल के आधार पे उनसे मिलता जुलता मॉडल एजवर्थ का है। एजवर्थ ने 1897 में ये मॉडल दिया और उन्होंने यह मानकर मॉडल का विश्लेषण किया कि प्रत्येक विक्रेता फर्म अपनी प्रतियोगी फर्म की कीमत को स्थिर मानता है, और उन्होंने कूर्नो के मॉडल की सभी मान्यताओं के अलावा केवल एक मान्यता को स्वीकार नहीं किया जिसमें उत्पादन स्थिर रहता है, जबकि उन्होंने 3 नई मान्यताओं को जोड़ा, जो है कि दोनों विक्रेता फर्मों की सीमांत उत्पादक सीमित होती है और अल्पकाल में वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत हो सकती है और बाजार में कुल मांग विक्रेताओं के बीच बराबर बंटी रहती है। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एजवर्थ के द्विअधिकारी मॉडल को बताया गया है। यहाँ मान लिया गया है कि दोनों डुओपोलिस्ट या द्विअधिकारियों के पदार्थ पूर्ण रूप से समान हैं, इसलिए पदार्थ की एक ही कीमत पर बाजार दोनों द्विअधिकारियों में बराबर बराबर बांटा हुआ होगा। डीसी और डीसी डैश ये जो है प्रत्येक द्विअधिकारी के मांग वक्र हैं और ओबी और ओबी डैश अधिकतम संभव उत्पादन मात्राएं हैं जिनका उत्पादन दोनों द्विअधिकारी क्रमशः कर सकते हैं। यदि दोनों द्विअधिकारी कोल्यूशन कर लें या कपट संधि कर लें तो वे ओपी एकाधिकारी कीमत का निर्धारण कर सकेंगे। ओपी कोल्यूशन करके ये ओपी एकाधिकारी कीमत का निर्धारण करते हैं। उनके संयुक्त लाभ अधिकतम होते हैं। कीमत OQ इस कीमत का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर दोनों द्विअधिकारी अपने अधिकतम उत्पादन को बेच सकते हैं। अब मान लेते हैं कि द्विअधिकारी OP कीमत प्राप्त कर रहे हैं और पहला और दूसरा द्विअधिकारी क्रमशः OA और OA डैश मात्रा का उत्पादन करके बेच रहा है। अब यह मान लेते हैं कि पहला उत्पादक अपनी कीमत को कम करने की सोचता है और यह मान लेता है कि चाहे जो भी कीमत निर्धारित करे दूसरा उत्पादक OP कीमत ही वसूल करता रहेगा। दूसरे उत्पादक की कीमत OP पर स्थिर रहने की दशा में पहला उत्पादक यह सोचता है कि यदि अपनी कीमत को OP से कम कर दे तो वह दूसरे उत्पादक के उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकेगा और इस कारण वह अपने संपूर्ण अधिकतम उत्पादन OB को बेच सकेगा। इस परिवर्तन के कारण पहले उत्पादक के लाभ पहले की तुलना में बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इस चित्र में यदि पहला उत्पादक अपनी कीमत को कम कर देता है तो दूसरा उत्पादक यह देखता है कि उसके बहुत से क्रेता उसको छोड़कर जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी बिक्री गिर रही है। इस कारण दूसरे उत्पादक के लाभों में काफी कमी हो जाएगी, इसलिए वह कुछ करने की सोचेगा, परंतु वह यह भी अनुमान कर लेगा कि पहला उत्पादक अपनी कीमत OR पर स्थिर रखेगा। दूसरा उत्पादक यह देखता है कि यदि वह अपनी कीमत पहले उत्पादक की कीमत OR से कम कर दे तो मान लो OR डैश कीमत निर्धारित कर ले तो वह अपने अधिकतम संभव उत्पादन OB डैश को बेचने के लिए पहले उत्पादक के काफी क्रेताओं को आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार जब उत्पादक अपनी कीमत को घटाकर OR डैश कर देता है तो वह अपने समस्त उत्पादन OB डैश को बेच देता है और OR डैश एस डैश बी डैश के बराबर लाभ प्राप्त करता है, जो कि पहले प्राप्त हो रहे लाभों से अधिक है। पहले उत्पादक को इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी और वह सोचेगा यदि वह अपनी कीमत को OR डैश से थोड़ा कम कर दे तो वह अपने समस्त उत्पादन OB को दूसरे उत्पादक के क्रेताओं को आकर्षित करके बेचने में सफल हो जाएगा।
वह तब यह भी सोचेगा कि दूसरा उत्पादक अपनी कीमत OR डैश पर स्थिर रखेगा। इस प्रकार जब पहला उत्पादक अपनी कीमत कम कर देता है, तो उसके लाभ कुछ समय के लिए बढ़ जाते हैं, परंतु इसके कारण दूसरे उत्पादक की प्रतिक्रिया होगी और वह अपने लाभों को बढ़ाने के लिए अपनी कीमत को कम कर देगा। इस प्रकार एजवर्थ के अनुसार दोनों उत्पादकों द्वारा कीमत में कटौतियां की जाती रहेंगी जब तक कि कीमत गिरकर OQ नहीं हो जाती, जिस पर दोनों उत्पादक अपना अधिकतम उत्पादन बेच रहे हैं। द्विअधिकारी के तीनों मॉडल्स में ये सामान्य मान्यता है कि ये जीरो कंजेक्चुरल वेरिएशन पर आधारित हैं, अर्थात कल्पित परिवर्तनशीलता शून्य होती है। अर्थात अपनी उत्पादन व कीमत नीति के संबंध में निर्णय लेते समय प्रत्येक द्विअधिकारी यह मान लेता है कि वह चाहे जिस प्रकार के निर्णय ले, परंतु प्रतिद्वंदी उत्पादक अपने कीमत और उत्पादन को वर्तमान स्तर पर ही स्थिर रखेंगे। इसके अतिरिक्त उनका गलत विश्वास तब भी बना रहता है जबकि उनको यह पता चल जाता है कि उनकी मान्यता गलत है और उसके द्वारा कीमत और उत्पादन परिवर्तन के कारण प्रतिद्वंदी की कीमत और उत्पादन स्थिर नहीं रहते हैं। प्रतिष्ठित मॉडलों में यह तार्किक त्रुटि है। इसके अतिरिक्त कल्पित परिवर्तनशीलता को शून्य जीरो कंजेक्चुरल वेरिएशन मानकर प्रतिष्ठित मॉडल परस्पर निर्भरता, जो कि अल्पाधिकारी प्रकार के मॉडल की प्रमुख विशेषता है, की उपेक्षा करते हैं।